हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज आप एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने ज्योग्राफी का चैप्टर 1 और 2 और हिस्ट्री का क्लास 6 का चैप्टर 1 से लेकर 11 तक का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उन सारे वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे एक बार देख लीजिए। आपको पता है, आपके चाहे वो सीटेट एग्जाम हो, यूपी टेट हो, यूपीएसआई, बिहार एसआई, बीपीएससी, यूपीएससी, हर एग्जाम में एनसीईआरटी ही काफ़ी बेस बनाता है और आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। उसके बाद आपको हर चैप्टर को पढ़ने में या फिर आप कुछ भी प्रश्न कहीं देखेंगे तो आपको वहाँ पर जानने की इच्छा होगी। आपको पता है ये सारी बातें, इसीलिए मैं अभी एनसीईआरटी का सीरीज चला रहा हूँ। बहुत जल्द आपको हर एक टॉपिक का क्वेश्चन आंसर भी मिलने वाला है, बहुत ही अच्छे तरीके से, और बहुत नॉर्मल से लेकर हाई लेवल तक का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो सबसे पहले आप अपना बेसिक नॉलेज अच्छे से ले लीजिए, उसके बाद आपको सारा तरह का हर वीडियो आपके पास मिलेगा आपके इस एबीसी एकेडमी चैनल पर। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इस क्लास को बहुत ध्यान से देखिए। लगभग 20 मिनट के आसपास का ये वीडियो होगा। इस क्लास में आपको बहुत सारी मेन पॉइंट्स बताई जाएगी, जिसे आप बुक या फिर आप कहीं और से आपको खोजना बहुत मुश्किल होगा। आप उसके लिए पेन और एक पेपर जरूर लेकर बैठें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, सबसे पहले कहता है, जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ठीक है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर सन है, यहाँ पर पृथ्वी है, पृथ्वी सबसे पहले अपने अक्ष पे ही राउंड राउंड चक्कर लगाती है। ठीक है। और अपने एक ही जगह पर जो वो चक्कर लगाती है उसे ही घूर्णन कहते हैं। जैसे आप कहते हैं ना, अरे तुम क्यों घूम रहे हो, कोई इंसान एक ही जगह पे खड़ा होकर समझिए कि चारों तरफ घूम रहा है, उसे घूर्णन कहेंगे। और वही इंसान अगर किसी एक वस्तु के चारों ओर अगर इस तरह से चक्कर लगाए तो उसे परिक्रमण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बस इसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। आइए आगे देखते हैं। कहता है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ठीक है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। देखिए, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, अगर यह आपका पृथ्वी है, ठीक है, यह जो लाइन गुजरती है यहाँ से इस तरह से, जो हमारा पृथ्वी झुका हुआ है 23.5 डिग्री, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। इस वाले एरिया के बारे में बात किया जा रहा है। यह जो झुकाव है इसका ना, इसी के बारे में कह रहा है कि यह 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। यहाँ जो कोण बनती है इसी के बारे में कह रहा है कि यह 66.5 डिग्री का यहाँ पर कोण बनाती है। ठीक है। उसे ही क्या कहते हैं, कक्षीय समतल कहा जाता है। ठीक है। देखिए, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का आकार गोले के जैसा नहीं दिया हुआ, ऐसा नहीं है गोल है, गोले के समान है, गोल नहीं है मगर गोले के समान है कह रहा है। इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ठीक है। देखिए, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सन है। ठीक है। इस पॉइंट पे यहाँ पे सन है। ठीक है। सन का जो लाइट आ रहा है इस तरीके से, वो इस वाले एरिया पर, इस इतना जितना दूर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इतना ही डिस्टेंस पर सन का लाइट आता है। ठीक है। इस तरीके से, यानी कि इधर वाले भाग में जो भी देश या जो भी जगह होगा वहां पर क्या होगा, दिन होगा, और इस वाले साइड में रात होगी। ठीक है। इस वाले साइड में क्या होगी, रात होगी इस वाले साइड में। ठीक है। जब पृथ्वी फिर अपने ही जगह पे एक बार एक चक्कर घूमेगी तो यह जो आपको साइड, ये वाला साइड है, ये पीछे की ओर जाएगा, और ये जो मैंने पीछे के साइड ये एरिया आप दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है जो पीछे का एरिया, यह आगे की ओर आ जाएगा। फिर इस साइड आपका
दिन होने लगेगा। ठीक है, मैं इसे थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ। बस ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान लाइन है, इसको ज़्यादा आपको हार्ड नहीं करना, बस आराम से आपको समझना है। यह आपका पृथ्वी है, ठीक है। आधे भाग पर इस वाले एरिया में सन का लाइट डायरेक्ट यहाँ तक आता है, इस साइड दिन होता है, और जो पीछे का एरिया है इस वाले साइड में लाइट नहीं आने की वजह से इधर जो भी देश होगा वह रात्रि के समय में होगा, वह रात के समय में रात होगा इस साइड। ठीक है, इसी के बारे में कह रहा है। अब देखिए, ये वाला आपका जो लाइन है, यह वाला लाइन आपका विषुवत है। ठीक है, 0 डिग्री लाइन जिसे आप कहते हैं, और यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है। मेन लाइट आपका यहाँ तक आ रहा है, इस वाले एरिया तक अभी दिन के टाइम में आ रहा है, और दक्षिणी ध्रुव पर लाइट नहीं आता है क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उसी की वजह से यह एरिया पीछे की ओर चला जाता है। अगर पृथ्वी झुकी हुई नहीं रहती, पूरा आधे इस वाले भाग में यानी कि दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव का आधा आधा पार्ट रोशनी में रहता, मगर ऐसा नहीं होता है क्योंकि यह झुका हुआ है और इसके सामने आप देख पा रहे हैं यह वाला एरिया है, बस इतना ही दूर में लाइट आता है। ठीक है, देखिए आगे कहता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। कौन सा कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यानी कि देखिए, यह आपका ग्लोब था और इस वाले भाग के बारे में बात कीजिए, लाइन है बीच में ना, इसी वाले लाइन को क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ध्यान रखना है आपको इस बात का। प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है? पृथ्वी को जो दो बराबर भागों में बांटती है जो लाइन है, उसे ही कहते हैं। देखिए, यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप अभी पीछे वाले फिगर में आप देख चुके थे। यह वाला जो लाइन है अक्ष के साथ नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि यह लाइन एकदम सीधी रेखा में है और अक्ष जो है हमारा वो 23.5 डिग्री झुका हुआ होने की वजह से वो तिरछा इस तरह से लाइन हो जाता है। ठीक है, कहता है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। कितने देर का? लगभग 24 घंटे का समय लेती है। ठीक है, लगभग 24 घंटे का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। पिछले क्लास में मैंने बताया था 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगता है। ठीक है, जिसे कि हम 24 घंटा मानते हैं और इसे ही पृथ्वी की घूर्णन या दैनिक गति भी इसे ही कहते हैं। ठीक है, घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। ठीक है, यह पृथ्वी क्या है? दैनिक गति है। देखिए, अब कहता है अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? क्या होगा फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं। बिल्कुल, पृथ्वी के एक ही भाग पर, आधे वाले भाग पर हमेशा सूरज की रोशनी रहेगी और दूसरे वाले एरिया पर पृथ्वी अगर नहीं घूमेगा, दूसरे वाले साइड पे कभी भी रोशनी नहीं जाएगा, जिसके वजह से उस तरफ हमेशा अंधेरा रहेगा, सन का लाइट आएगा नहीं। और आपको पता है अगर सन का लाइट नहीं आएगा तो एक लाइन में आपका ये जीवन पॉसिबल नहीं होगा। कहता है सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। देखिए, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। क्या कहता है? परिक्रमण। मैंने शुरू में ही बताया था, एक होता है घूर्णन और एक होता है परिक्रमण। घूर्णन मतलब अपने ही अक्ष पर घूमना और परिक्रमण मतलब होता है कि किसी का चारों ओर आप परिक्रमा कर रहे हैं, यानी चक्कर लगा रहे हैं। देखिए, पृथ्वी एक वर्ष या 365 और 1/4 का मतलब है 365 दिन और 6 घंटा में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वैसे आगे दिया होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, देख लीजिए। कहता है 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे को मिलाकर एक दिन यानी कि 24 घंटा होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए, पहला साल का 6 घंटा, दूसरे साल का, तीसरा साल का, तीनों साल का 6 घंटा और चौथा साल का 6 घंटे को इंक्लूड करिएगा तो 24 घंटा होगा, यानी कि 365 दिन तो हमेशा होता ही है। इस 6 घंटे के जोड़ने की वजह से एक दिन आपका बढ़ जाता है, जो कि फरवरी में 28 नहीं बल्कि 29 दिन का जो एक मंथ होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लीप वर्ष भी कहते हैं, लीप ईयर। और लीप ईयर को जानने का तरीका है, वह साल
जो 4 से पूरा पूरा कट जाए उसे ही लीप ईयर कहते हैं। जैसे 2020 अभी आपका बीता, 2020 4 से बिल्कुल कट रहा है, जिसके वजह से कि अभी लीप वर्ष था। 21, 22 और 23 जो है लीप वर्ष नहीं होगा। इन तीनों साल में 6 घंटा इंक्लूड होते जाएगा और 2024 वाला 6 घंटा मिलाकर 28 नहीं बल्कि 29 दिन का फरवरी माह होगा, जिसके वजह से कि वो लीप ईयर होगा। ठीक है, यहाँ पे बस वही बताया जा रहा है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कहता है पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, कहता है पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा पर झुकी हुई है, बिल्कुल 23.5 डिग्री झुकी हुई है। देखिए, सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। कौन कौन से? गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद, 4 ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की उपस्थिति में परिवर्तन के ही कारण होता है। देखिए आगे कहता है फ्रेंड्स, यहाँ पर चित्र के बारे में कह रहा है, मैंने उसे इंक्लूड नहीं किया है, मैं आपको खुद से ड्रॉ करके बताऊंगा, आप समझने का बस कोशिश करिएगा। देखिए कहता है आप देखेंगे कि 21 जून को, देखिए मैं सबसे पहले फिगर ही बनाता हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ आपका सन है, ठीक है, और इस तरह के बारे में बात किया जा रहा है, इस तरह का फिगर होगा। ठीक है, देखिए कहता है यह 21 जून के आसपास के डेट का फिगर बना रहा हूँ। ठीक, कहता है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी मतलब यहाँ वाले के एरिया, इस जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस एरिया के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, कह रहा है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है, ये वाला एरिया के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, कह रहा है कि यह सूर्य की तरफ झुका हुआ है, यह जो एरिया है यहाँ पे, यह जो है सूर्य की ओर है झुका हुआ। ठीक है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। कर्क रेखा मतलब यहाँ के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पर सीधा आता है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर अगर डायरेक्ट सन का लाइट आएगा तो ऊष्मा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है इस वाले एरिया के बारे में, ध्रुव के बारे में मैंने बताया था ना, इस साइड ऊपर की ओर, यहाँ नीचे की ओर बहुत कम ऊष्मा आता है, तो उसी के बारे में कह रहे हैं कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, तिरछी पड़ने की वजह से बहुत कम लाइट आता है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। ठीक है, चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। देखिए इस यहाँ वाले एरिया के बारे में बात किया जा रहा है कि इस एरिया के आसपास का जो जगह है यहाँ पर लगातार 6 महीने तक क्या होता है, लगातार 6 महीने तक यहाँ पर दिन रहता है। और यहाँ वाला जो एरिया है, इतना दूर का जो एरिया है नीचे की साइड, ये एरिया आप देख रहे हो, यहाँ पर लगातार 6 महीने तक रात होता है। देखिए यहाँ जो मैं कलर कर रहा हूँ इस वाले जगह पे, इस वाले पॉइंट पे तो दिन रहता है, लेकिन जस्ट इसके पीछे जो ज़्यादा वाला एरिया यहाँ वाला है, यहाँ पे कहता है क्या, इधर रात रहता है। ठीक है, इसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। कहता है 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। सबसे लंबा दिन कब? 21 जून को होता है। ठीक है, पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उत्तर अयनात कहते हैं। आगे कहता है 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के, माफ कीजिएगा, 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। मतलब जब हम लोग का ठंड का मौसम रहता है उस वाले टाइम के बारे में बता रहा है। अगर यहाँ पर सन है, ये वाला एरिया सन है, तो यहाँ जो मकर रेखा है आपका, ठीक है, यह 0 अक्षांश रेखा है, यहाँ पे कहता है अगर ये मकर रेखा है, मकर रेखा के बारे में कह रहा है कि 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव पर
यानी कि इस वाले एरिया के बारे में कह रहा है। सूर्य के और यह झुकाव होने के कारण ये वाला एरिया सूर्य की ओर जब झुकाव रहता है, फिर 22 दिसंबर के आसपास का डेट के बारे में कह रहा है, 22 दिसंबर को, तो यहाँ पर मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ठीक है, कह रहा है चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है। इस वाले साइड में कह रहा है बहुत बड़ा प्रकाश, बहुत ज्यादा प्रकाश रहता है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है, यानी कि अब इस साइड वाला अपोजिट साइड में उल्टा रहेगा। इधर क्या रहता है, इस साइड वाले इस वाले एरिया में यहाँ पर उल्टा यहाँ का कंडीशन रहता है, मतलब दिन जो है यहाँ पर क्या होगा, वह छोटा होगा और रात यहाँ पर बड़ा होगा। ठीक है, पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, दक्षिण अयनांत कहते हैं। कब पृथ्वी की इसी कंडीशन को कहते हैं। ठीक है, देखिए कहता है 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती है। कब, 21 मार्च और 23 सितंबर को। कहाँ पर, विषुवत पर। कैसा पड़ता है, सीधा पड़ता है। ठीक है, इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, विषुव कहा जाता है। विषुव किसे कहते हैं, आप अगर सिंपल समझिए, विषुव किसे कहते हैं, पृथ्वी पर जब दिन और रात बराबर होता है उसी समय को कहा जाता है विषुव। और विषुव कब होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, देखिए आगे कहता है 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। ठीक है, 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। ठीक है, कहता है इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण ही दिन रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तो ये वाला चैप्टर काफी ज्यादा छोटा था, मैंने आपको इसे बताया। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं जो आपको याद रखना चाहिए। देखिए मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूं। अगर पृथ्वी के आकार का बात किया जाए तो यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है कितने डिग्री का कोण बनाती है, 23.5 डिग्री का। ठीक है, सौर मंडल का यह एकमात्र ऐसा मतलब ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। ठीक है, और इसका अगर उपग्रह की बात किया जाए तो वह एक है, कौन सा, चंद्रमा है। ठीक है, देखिए मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बताया था, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट और 46 सेकेंड का समय लगता है। और अगर मैं आपको बताऊं तो आकार और बनावट की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो पृथ्वी जो है वह किसके समान है, आप सोच के बताइए किसके समान है, शुक्र के समान है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए प्रकाश चक्र एक होता है। प्रकाश चक्र किसे कहते हैं यह भी आप समझ लीजिए। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और जिस भाग पर लाइट नहीं जा रही है उस भाग को बांटती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश चक्र कहते हैं। पृथ्वी की गति की बात किया जाए तो अभी अभी आपने देखा, एक है घूर्णन गति, ठीक है, और एक है परिक्रमण गति। ठीक है, अब देखिए उपसौर के बारे में मैं आपको बता दूं, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्तीय कक्षा में करती है, जिसके एक ही मतलब एरिया में सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक बहुत ज्यादा पास होती है उसे उपसौर कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के बहुत पास होती है तो उसे उपसौर कहती है। ध्यान रखना है, उपसौर किसे कहते हैं, जब पृथ्वी सूर्य के बहुत पास हो तो उपसौर, और जब पृथ्वी से बहुत दूर होता है सूर्य उस समय को अपसौर कहा जाता है, अपसौर। ठीक है, देखिए दूर वाले एरिया में याद करने का ट्रिक है, दूर अगर हो तो अपसौर, पास हो तो उपसौर। ठीक है,
और बता रहा हूँ आपको। देखिए कर्क संक्रांति एक होता है, वह किसे कहते हैं वह भी आप जान लीजिए। कर्क संक्रांति होता है 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होती है, ठीक है, इसे ही कर्क संक्रांति कहते हैं। 21 जून को सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत रहती है, लाइट करती है, उसे ही कर्क संक्रांति कहते हैं। अगर मकर संक्रांति की बात किया जाए, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होती है। कब? 22 दिसंबर को। कहाँ पर? मकर रेखा पर लंबवत होती है, उसे ही मकर संक्रांति कहते हैं, ठीक है। और देखिए 23 सितंबर और 21 मार्च को, कब? 23 सितंबर, ठीक है, और 21 मार्च को पृथ्वी जो है मतलब उस दिन पूरा पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, ठीक है। इसे ही आप शरद विषुव या वसंत विषुव कह सकते हैं, कहते हैं, ठीक है। देखिए विषुवत रेखा के बारे में बता रहा हूँ फिर से। पृथ्वी के मध्य में जो सतह से होकर जो गुजरने वाली एक लाइन होती है, जिसे अक्षांश रेखा कहते हैं, वह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, उसे ही विषुवत रेखा या फिर शून्य अंश रेखा भी कहते हैं, ठीक है। कटिबंध के बारे में मैंने आपको बताया था, मैं भी थोड़ा सा रिवाइज करके रिकॉल करके आपको बता रहा हूँ। मैंने कटिबंध के बारे में बताया था आपको, जिसे कि इंग्लिश में जोन कहते हैं, ठीक है। कटिबंध क्या होता था? हर एक गोलार्ध के बीच का जो एरिया था उसे ही कटिबंध यानी जोन कहते थे, ठीक है। और एक बात और आप जान लीजिए, अगर आप पृथ्वी के नीचे जाओगे, कहाँ? धरती के नीचे की तरफ अगर जाओगे, हर 32 मिनट की गहराई पर जब आप पहुंचोगे ना, तब वहां पर 1 डिग्री सेल्सियस जो उसका तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाता है, ठीक है। पीछे का जो क्लास था उससे भी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के ऊपर जो लाइन होती है उसे कर्क रेखा कहते हैं, और 0 डिग्री से अगर नीचे की ओर आप चलोगे, दक्षिण की ओर जाओगे, तो उसे उस रेखा को मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा जो है नेपाल और पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरता है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरता है? तो आप देखिए कुछ ही देश के बारे में बता रहा हूँ, देश तो बहुत सारा है मगर कुछ बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक्सिको, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अगर कर्क रेखा की बात की जाए कि भारत के किस राज्यों से होकर गुजरती है, तो वह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और मिजोरम से होकर गुजरती है, ठीक है। भूमध्य रेखा के बारे में अगर बताया जाए तो कोलंबिया, ब्राजील, मालदीव और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। आपको ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। अब अगर मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका से होकर गुजरती है, ठीक है। अब कांगो नदी की अगर बात की जाए तो अफ्रीका की जो कांगो नदी है, कहाँ पर? अफ्रीका की कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कितने बार? 2 बार काटती है। किसे? भूमध्य रेखा को। अफ्रीका की ही लिम्पिपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। किसे? मकर रेखा को। मैंने बताया था आपको कि न्यूटन ने ही बताया था कि पृथ्वी नारंगी की तरह होता है। कैसा होता है? पृथ्वी नारंगी की तरह होता है, ठीक है। और अगर बताया जाए देशांतर रेखा क्या था, तो देशांतर रेखा के बारे में मैंने बताया था, पृथ्वी पर वह रेखा जो ऊपर से नीचे की ओर खींची जाती है, जो लंबवत खींची जाती है, उसे ही देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स और भी बहुत सारे देश हैं जिससे कि कर्क रेखा, मकर रेखा गुजरती है। वैसे मैं इस वीडियो में बताना नहीं चाहता हूँ, मगर मैं आपको एक बार बोल दे रहा हूँ। अगर आपको नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिएगा। देखिए कर्क रेखा जो है कहाँ कहाँ से गुजरती है बता रहा हूँ। भारत से गुजरती है, बांग्लादेश से गुजरती है, म्यांमार से, चीन से, ताइवान से, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, माली, नाइजर, लीबिया, मिस्र, मैक्सिको से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगर मकर रेखा बताऊं, देखिए मैंने आपको बताया भी था, मकर रेखा अर्जेंटीना, चिली, ब्राजील, नामीबिया,
पराग्वे, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। ठीक है, अब विषुवत रेखा के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, विषुवत रेखा जो है कोलंबिया, इक्वाडोर, ठीक है, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, उसके बाद ब्राजील, युगांडा, सोमालिया, केन्या, इंडोनेशिया, मालदीव और किरिबाती से होकर गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपने देखा एनसीईआरटी का चैप्टर 3। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 4, जिस चैप्टर का कि नाम होने वाला है मानचित्र। मैं उसे भी 6 क्लास के ही जैसा बहुत ही इजी वे में आपको बताऊंगा। आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसके साथ आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा नॉलेज भी दिया जाएगा, वैसा वैसा बात बताया जाएगा जो इस बुक में फिलहाल नहीं दिया हुआ है, मगर आपको एनसीईआरटी में ही वह पढ़ना है। लेकिन मैं उसे अभी थोड़ा थोड़ा सा बताते चलूँगा, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब इस चीज़ से रिलेटेड वीडियो आपको मिलेगा, नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा, तो आपको समझने में, पढ़ने में बहुत आसानी हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कोई सजेशन देना हो, कुछ कमेंट करना हो, बताना हो, तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आपको यह वीडियो कैसा लगा यह भी आप बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।